और दोस्तों इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 100 पीवाई को करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरआरबी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। जो अब बायोलॉजी पूछे जा रहा है, तो आरआरबी ग्रुप डी का अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक गोल्डन क्वेश्चन होंगे ये 100 प्रश्न। एक दो प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। मैं एक बेहतरीन तरीके से प्रिंट करके लाया हूँ, तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो किस प्रोटीन द्वारा होता है? ये हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पहले तो ये जान लो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, ए बी ओ रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? ये कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? जो क्रेब्स चक्र होता है वो कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये जाइलम। दोस्तों ये दो प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगाने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं फिलहाल, लेकिन मैं बता दूं ये बार बार पूछे जाते हैं कि अगर पूछ ले कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो आप जवाब देंगे जाइलम। अगर आपसे पूछ ले पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो आप बताएंगे फ्लोएम। ठीक है, जल से जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? सब जानते हैं कि ये 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स। अगर अब जोड़े में बात करें तो जोड़े में आपको ध्यान करना है, ये 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है तंत्र का कोशिका। इसको न्यूरॉन भी लिख के आता है, आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ये दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की अणु से प्राप्त होती है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस अणु से प्राप्त होती है? अब ये बताना है आपको। ये होती है, ये जल से प्राप्त होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है फ्लीहा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये तो सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका का सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका काम हो जाएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? ये यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिंट करके लाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे में बायोलॉजी पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी प्यूसिका। ठीक है, यानी पिट्यूटरी भी इसको कहते हैं, पिट्यूटरी आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न आ जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ये होता है आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है मधुमेह यानी डायबिटीज। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला अगला प्रश्न है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न आ जाता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी1 की कमी से। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, मनुष्य के हृदय में
कुल कितने बाल्ब होते हैं, यानी चैम्बर पूछ रहा है कि कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा कोशिकांग है? तो ये हो जाएगी ये राइबोसोम, यानी प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण बेसिकली रूप से पूछा जा रहा है, तो ये राइबोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त यानी वायल का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पित्त रस का संग्रहण किस अंग में होता है? ये होता है पित्ताशय में, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? ये होती है मोनोसाइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये होता है विटामिन B12। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है? ये कोबाल्ट होता है, ठीक है, आपको ध्यान करना है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 31, मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है? ये होता है हड्डियों और दांतों में। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि बेसिकली जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, हड्डियां वगैरह, ये कैल्शियम फास्फोरस से होती हैं, तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, किडनी यानी वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने पेयर यानी कितने जोड़े होते हैं? तो कितने हो जाएंगे, ये 23 जोड़े हो जाएंगे, और गुणसूत्र यानी 46 हो जाएंगे, गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेक्सेल संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये वाटसन और क्रिक ने हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण तो सब जानते हैं, ये पत्तियों से होता है, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? ये मैग्नीशियम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, होमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है? ये आयरन यानी लोहा होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी पीनियल ग्रंथि। अब चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, एक भी प्रश्नों को आपको स्किप नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। अगर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम बेसिकली जो हड्डियां वगैरह होती हैं उससे कैल्शियम उसके लिए यूजफुल होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये हो जाएगी महाधमनी, जिसे कहते हैं एओर्टा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 45, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये हो जाएगा फिलिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग किस जीव के द्वारा फैलता है? जो मादा एडीज मच्छर होती है उसके द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं इसको, रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो किस जीवाणु के कारण होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, हैजा यानी कोलेरो भी इसको कहते हैं, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है विब्रियो कोलोरी रोग के कारण होता है, रोग मतलब जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ये होता है वायरस के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी 51 की तरफ। कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस को। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड से बनी होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति
मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज से। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी क्रिश्चियन डूबे ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? ये की थी जॉर्ज ई पलाडे ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है, गोल्जी क्या है की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी कैमलो गोल्जी। तो कैमलो आपको ध्यान करना है, कैमलो भी और सिंगल दे सकता है। अगला प्रश्न है, माइट्रोकांड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी माइट्रोकांड्रिया की खोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, हरित लगभग यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में किस संरचना द्वारा प्रवेश करती है? यानी रंध्र के द्वारा, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा 61 आ जाता है प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक फटाफट जरूर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की किस संरचना में होता है? ये होता है एल्वियोली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? ये होती है मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल तरल भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायता करती हैं? ये प्लेटलेट्स करती हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 65। मनुष्य के हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष से पूरे शरीर में भेजा जाता है? ये भेजा जाता है बाएं निलय में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऐसे नोड को, यानी साइनो एट्रियल नोड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये हो जाएगी महाधमनी, ठीक है दोस्तों। महाधमनी को क्या कहते हैं? ओरोटा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? ये हो जाएगी बेना कावा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा ये टोकोफेरोल हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा फाइनोक्लोनिन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 71 आ जाता है, सॉरी दोस्तों, 71 आ जाता है, रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है एंटीजन के आधार पर। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को माना जाता है? ये माना जाता है ओ नेगेटिव को, जो रक्त डोनर होता है। दोस्तों अगर इस फॉर्मेट में पूछ ले कि ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव फॉर्मेट के रूप में, तो आपको ओ नेगेटिव इसका आंसर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, सार्वभौमिक रक्तग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट किस रक्त समूह को माना जाता है? ये माना जाता है ए बी पॉजिटिव को। किसको? ए बी पॉजिटिव को। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? ये होता है वाई गुणसूत्र द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ये हो जाएगा कोलोजन। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका वाहिका का नाम क्या है? ये हो जाएगा थोरेसिक डस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संचित रहता है? ये रहता है यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण एवं संचरण, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? ये पाया जाता है यूरेसिल। अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ये होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 82, अमीनो एसिड के पाचन का अंतिम स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पेट में प्रोटीन पाचन प्रारंभ करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन में मुख्य भूमिका किस एंजाइम की होती है? ये होती है लाइपेज एंजाइम की। अगला प्रश्न है,
कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत किस एंजाइम द्वारा होती है? ये होती है सेलिबरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी 86 प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित ग्लूकोज का भंडारण पौधों में किस रूप में होता है? ये होता है स्टोरेज के फॉर्मेट में। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है? ये होता है रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है एलियोवेली। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ये किए थे मटर यानी पी प्लांट पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मेंडल के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रभुत्व का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला प्रश्न है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विपद पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी? ये दी थी कैरोलस लिनियस ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है यानी 92। जीव वैज्ञानिक यानी जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अगला प्रश्न है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स भी कैसे कहते हैं कि टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है बीसीजी वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है? ये दी जाती है तपेदिक, इसको क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अगला प्रश्न आ जाता है 96 आ जाता है एचआईवी मुख्य रूप से मानव शरीर की किस प्रकार की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? ये करता है CD4 T लिम्फोसाइड में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का प्रथम पोषी स्तर किसका होता है? ये होता है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स का। अगला प्रश्न है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? ये हो जाएगी साइटिक तंत्रिका। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये थे 100 इंपोर्टेंट प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।